इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 2 जून से NHM के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, जो कि 13 जून तक आयोजित होंगे। इस बीच आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में NHM नर्सिंग ट्यूटर ट्रेनर और इंचार्ज का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, तो उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप वीडियो को लाइक देंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और फिर हम आपके लिए वैसे ही कंटेंट लेके आते हैं। तो इसलिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की डेट तक जितने भी NHM के एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं 2 जून से लेकर आज टोटल 11 एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो इन 11 के 11 एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूँ और आगे भी कल परसों और 2-3 दिन तक एग्जाम जैसे जैसे NHM के आयोजित होंगे वैसे वैसे पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और पेपर के PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो पेपर था NHM का नर्सिंग का पेपर था, उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साइबर अपराधी द्वारा वायरस और अन्य मेलवेयर फैलाने का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो साइबर क्रिमिनल होता है वो वायरस फैलाता है, वो क्यों फैलाता है, उसका उद्देश्य क्या है फैलाने के पीछे का। आपके पास ऑप्शन है सिस्टम सुरक्षा को सुधारना, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन यानी कि उग्राही के लिए निजी और गोपनीय डेटा चुराना, सिस्टम की कमजोरियों को ठीक करना, संगठनों के खोए हुए डेटा की रिकवरी में मदद करना। अब आपको मालूम है साइबर क्रिमिनल होते हैं वो ठग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और एक्सटॉर्शन के लिए निजी और गोपनीय डाटा है वो चुराते हैं व्यक्तियों के। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया था कि नीचे दिए गए 4 में से 3 डिवाइस लोकेटर डिवाइस श्रेणी में आते हैं केवल एक को छोड़कर, तो वो एक कौन सा है जो कि लोकेटर डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। आपके पास ऑप्शन है टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटाइजिंग टैबलेट, जॉयस्टिक। तो जो इनपुट नहीं है वो टच स्क्रीन है, जो कि आपके लोकेटर डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के सेल रेफरेंस कौन से हैं। एक्सेल में आमतौर पर 2 प्रकार के सेल रेफरेंस उपयोग किए जाते हैं, वो कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है स्थिर और गतिशील, निरपेक्ष और सापेक्ष, स्थिर और लचीला, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले जो 2 सेल्स है वो आपके हैं निरपेक्ष और सापेक्ष, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है। 160 दिन, 120 दिन, 140 दिन, 180 दिन। तो एरिथ्रोसाइट्स का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर पेपर एनालिसिस देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे जैसे NHM के पेपर होते हैं वैसे वैसे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनके एनालिसिस देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सभी पेपर हो जाने के बाद एक साथ हम कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड दिवस कौन सा कब मनाया जाता है, ये इतने दिन नहीं पूछा गया, आज जाके पूछा गया है। और इस पर मैं आपके लिए एक अलग से टॉपिक भी ला चुका था, जिसमें मैंने आपको पिछले 12 महीनों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिवस है वो करवाए थे और उसमें मैंने आपको विश्व एड्स दिवस का भी बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, जहाँ एक अलग से टॉपिक है, थंबनेल में लिखा हुआ है स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी दिवस है वो थीम है उसके बारे में। तो यहाँ पूछा गया विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 7 अप्रैल, 22 जून, 1 जुलाई, 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस है ये आपके प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुमन पहल को महिलाओं के लिए सम्मानजनक और गरिमामय देखभाल प्रदान करने के लिए कब शुरू की गई थी। 10 जुलाई 2019, 10 अगस्त 2019, 10 सितंबर 2019, 10 अक्टूबर 2019। तो सुमन पहल को कब शुरू किया गया है। सुमन पहल को 10 अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थान करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा। अब करंट अफेयर के एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं और करंट अफेयर अभी तक जो पूछी गई वो आपके दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के बीच में ही पूछी गई थी। तो आज की करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन आपके जयपुर शहर में किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। स्टैटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो पदार्थ के कण अगर निरंतर गतिशील कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो उनमें गतिज ऊर्जा ही होगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खालिस्तान अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता कौन है। कंडरा, स्नायु, उपास्थि, एपिडर्मिस। तो कंडरा अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण एक अकेली कोशिका से होता है जो क्या कहलाती है। अंड कोशिका, उत्तक, जायगोट, भ्रूण। तो आपको मालूम है मानव शरीर का निर्माण एक अकेली कोशिका से होता है जिसे युग्मनज कहते हैं। और जहाँ यहाँ लिखा हुआ जायगोट, ये युग्मनज का ही नाम है जायगोट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। विस्तार, संक्षेप, थो, खुदरा, पुरस्कार, परितोष, ध्रुत, मंथर। तो विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप एकदम सही है, थोक का विलोम शब्द खुदरा सही है, ध्रुत का विलोम शब्द मंथर भी सही है, लेकिन जो पुरस्कार का परितोष दे रखा है ये गलत है, क्योंकि पुरस्कार का जो विलोम शब्द है वो तिरस्कार होता है। पुरस्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असंक्रमित बीमारी है, यानी कि जो फैलने से नहीं बढ़ती है या जो बीमारी नहीं फैलती है वो होती है असंक्रमित बीमारी, और संक्रमित बीमारी होती है वो जो फैलती है, यानी कि अगर किसी को हो रखा है, उसने छींका या खांसी की तो उससे वो दूसरे में फैलती है, वो होती है संक्रमित, और जो नहीं फैलती है वो होती है असंक्रमित। तो अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी है वो बीमारी असंक्रमित है। आपके पास ऑप्शन है मलेरिया, क्षय रोग, कैंसर, माता, या जिसे चेचक कहा जाता है। तो इसमें कैंसर है, ये आपकी असंक्रमित बीमारी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मलेरिया, क्षय और माता है ये आपके संक्रमित बीमारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एनीमिया की रोकथाम के लिए क्या देते हैं। NHM के अंतर्गत एनीमिया की रोकथाम के लिए क्या दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है IFA, आयोडीन गोली, आई पिल्स, क्लोरीन गोली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IFA। इसकी फुल फॉर्म होती है I यानी आयरन, F यानी फॉलिक, A यानी अम्ल, जिसे कहते हैं एसिड। तो IFA, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संक्रामक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है वो क्या कहलाती है। नेत्र संक्रमण, अस्पताल से प्राप्त संक्रमण, जूनोसिस, वर्टिकल संक्रमण। तो संक्रामक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलती है वो कहलाती है जूनोसिस। जूनोसिस बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो आपके सभी पेपरों में हिंदी में टॉपिक वो फिक्स होते हैं, या मुहावरे लोकोक्ति से पूछते हैं, शुद्ध अशुद्ध से पूछते हैं, शुद्ध वाक्य या शुद्ध शब्द से पूछ लेते हैं, विलोम शब्द से आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द से आ रहे हैं, समास से आ रहे हैं, संधि से आ रहे हैं। इस तरह से हिंदी में जो टॉपिक है ये आपके 7-8 टॉपिक वो पढ़ के जाइए, उसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ आपको वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है। मानवीकरण सही लिखा हुआ है, शारीरिक भी सही लिखा हुआ है, आजीविका भी सही लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षित है ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका शुद्ध शब्द कौन से होगा, ये हो जाएगा परीक्षित का शुद्ध शब्द, यानी कि र की मात्रा में फर्क आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस आरण। तो उच्चारण की संधि विच्छेद होगी उत प्लस चारण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि का उदाहरण है उच्चारण और इसका संधि विच्छेद हुआ है उत प्लस चारण, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द युग्म का क्वेश्चन है, जलज और जलद शब्द युग्म का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है बादल कमल, कमल बादल, संसार बादल, बादल संसार। तो जलज का अर्थ तो हुआ कमल और जलद का अर्थ हुआ है बादल। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका कमल और बादल, न कि बादल और कमल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब आप ये मत सोचना ये और भी दोनों ऑप्शन सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पर जो पहले दे रखा जलज, तो उसका जलज का अर्थ कमल होता है न कि बादल होता है, और जलद दे रखा उसका अर्थ बादल होता है न कि कमल होता है। तो ये फर्क है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है? प्रसार, प्रत्यक्ष, प्रस्थान, प्रचार। अब देखो सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी में प्र उपसर्ग है, लेकिन प्र उपसर्ग उसमें लगेंगे आप जिसके टुकड़े करो और जिसका कुछ अर्थ निकलता है, इसका मतलब उसमें तो प्र है। जिसका अर्थ नहीं निकलता है तो उसका मतलब कि उसमें प्र उपसर्ग नहीं है। अब देखो सबसे पहले है प्रसार, अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो होगा पर प्लस सार, सार का अर्थ निकल रहा है, यानी कि एक अर्थ वाला शब्द वो बन रहा है, इसका मतलब इसमें तो प्र सही है। फिर दे रखा प्रस्थान, प्रस्थान के टुकड़े करूं तो होगा प्र प्लस स्थान, ये भी सही है, स्थान को हम जगह कहते हैं, तो यहाँ भी अर्थ बन रहा है टुकड़े करने के बाद जो पीछे बचा शब्द का अर्थ बन रहा है, इसका मतलब इसमें भी प्र सही है, प्रसार में भी प्र सही है। उसके बाद दे रखा है प्रचार, प्रचार के जब टुकड़े करूँ तो प्र प्लस चार होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी टुकड़े करने के बाद इसका अर्थ बन रहा है चार, चार एक संख्या हो गई, तो इसका मतलब इसमें भी प्र उपसर्ग होगा। अब जब मैं अगर प्रत्यक्ष का टुकड़े करूँ तो प्र प्लस तयक्ष, तयक्ष का तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें प्र उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग हुआ? इसमें प्रति प्लस अक्ष होगा प्रत्यक्ष का, तो अक्ष का तो अर्थ बनता ही है, तो इसमें जो उपसर्ग वो प्रति होगा ना कि प्र। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम के जैसे जैसे एग्जाम आयोजित होंगे उनके पेपर के एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। अब समास का पूछा है, सही विकल्प को सुमिलित करना है। एक साइड आजीवन, रतन जड़ित, पंचतंत्र, यश अपयश, और दूसरी साइड तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास। सबसे पहले आजीवन, आ उपसर्ग आ रहा है और जिसमें उपसर्ग आता है वो कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है, यानी कि पहले का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी अव्ययभाव समास। अब मैं जब ऑप्शन में देखूंगा तो आप देख सकते हैं पहले का डी ऑप्शन नंबर सी के अलावा किसी में नहीं है, तो इससे मैं क्या एग्जाम में अपना समय बचा सकता हूँ। सुमिलित वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जब आप पहला ही एक बार चेक कीजिए, हो सकता है किस्मत से आपके चारों ऑप्शन में जो आपका सही हो रहा है वो एक ही ऑप्शन में देखने को मिले। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आजीवन में अव्ययभाव समास है, पहले का चौथा आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सी। तो आगे मुझे नहीं भी आएंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ आगे वाले समास के बारे में, क्या पता आपको वो अगले में वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ ले, जैसे सुमिलित में ना पूछकर ऐसे सिंगल क्वेश्चन पूछ ले। जैसे रतन जड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, संख्या का उल्लेख हुआ है। यश अपयश में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर कभी ऐसा हो कि पहले का जैसे यहाँ चौथा यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, कभी कभी आपको दो ऑप्शन में सेम दिख जाए, तब उस कंडीशन में आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDGs के 5 P कौन से हैं? स्मृति, ग्रह, शांति, लोग, भागीदारी। शक्ति, ग्रह, शांति, लोग, सुरक्षा। भागीदारी, जनसंख्या, शांति, समृद्धि, लोग। लाभ, शांति, ग्रह, शक्ति, लोग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके जो 5 P है वो है आपके समृद्धि, ग्रह, शांति, लोग और भागीदारी का हो या साझेदारी का हो या पार्टनरशिप का हो, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक दोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होंगे आपके लिए, और आपके लिए ऐसे ही हम कंटेंट लेके आएंगे, यानी कि पेपर का एनालिसिस लेके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि मज्जा की सबसे बड़ी कोशिका है? लिम्फोसाइट, मेगाकार्योसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो अस्थि मज्जा की सबसे बड़ी कोशिका है वो आपके मेगाकार्योसाइट है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण, वेरियोला जोस्टर वायरस के कारण, मिक्सो वायरस के कारण, रूबुला वायरस के कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? यहाँ आपको समसूत्री विभाजन की अलग अलग अवस्थाएं दे रखी है, आपको बताना है अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ प्रोफेज, साइटोकाइनेसिस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑप्शन सी में दे रखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है एनाफेज, मेटाफेज, साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, टीलोफेज। तो समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो सी सही है, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन का जो स्थान है वो कहाँ पर है? अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, योनि में। तो महिला प्रजनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब में निषेचन का स्थान होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 2 जून से लेकर जो 8 जून तक एग्जाम आयोजित हुआ उनमें एक पेपर में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सार्स की फुल फॉर्म क्या है। और ये लगभग अभी 6-7 तारीख का ये कोई पेपर हुआ, 7 को पेपर नहीं था, 5-6 तारीख में से ही कोई पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपको बताना है कि सार्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। आपके पास ऑप्शन है इससे पहले क्वेश्चन था महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन, आपका फैलोपियन ट्यूब हो चुका है। पहला ऑप्शन दे रखा है सीवियर एक्यूट रीनल सिंड्रोम या सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रीनल सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी भी एनएचएम एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, यानी कि वापस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय रस का अत्यधिक अम्लीय पीएच किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो आमाशय रस का जो अत्यधिक अम्लीय पीएच है वो HCl के कारण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीके से पूछा गया क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, भारत, जर्मनी, अमेरिका। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आपका जिनेवा है और वहाँ पर आपका WHO का मुख्यालय स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? DPT, BCG, MMR, हेपेटाइटिस ए। एक तो हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है और दूसरा BCG का जो टीका है ये जन्म के समय दिया जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ में दे रखे एक साइड स्तर और दूसरे साइड उनके लक्षण आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है वो राइट होगा। सबसे पहले दे रखा है रासायनिक स्तर। अब हम रासायनिक स्तर में किसकी बात करते हैं? यानी कि केमिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं? अणु और परमाणु की, यानी कि पहले का बी, तो पहले का हो जाएगा बी। इसके बाद दे रखा है कोशिका स्तर। शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई को हम कोशिका ही तो कहते हैं, तो दूसरे का ए। इसके बाद आता है उत्तक स्तर। उत्तक स्तर कोशिकाओं के समूह को ही हम कहते हैं उत्तक स्तर, तीसरे का डी। अंग स्तर, विभिन्न प्रकार के उत्तकों का एक साथ जुड़ना अंग स्तर ही कहलाता है, चौथे का सी। अंग प्रणाली स्तर, अंग प्रणाली स्तर हम संबंधित अंग एक सामान्य कार्य के साथ देखते हैं तो अंग प्रणाली स्तर, यानी कि पांचवे का एफ।
संगठनात्मक स्तर, संगठनात्मक स्तर पीछे बच गया, शरीर के सभी भाग एक साथ कार्य करते हैं, संगठित होते हैं, तो हो गया छठे का ई। अब ऑप्शन नंबर BADCFE, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर आपको समय बचाना होता एग्जाम में तो आपको सिर्फ ए ही चेक करना था कि रासायनिक स्तर, अणु, परमाणु, पहले का बी, और जब आप ऑप्शन में देखते हैं पहले का बी सिर्फ और सिर्फ बी में ही है, तो आगे इतना ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो इस तरह से क्या आपका एग्जाम में समय भी बच जाएगा और आप क्वेश्चन को भी सही तरह से कर लोगे। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कौन से वर्ष में लागू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 1955, 1960, 1958, 1953। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है ये आपके 1953 में लागू किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद कब स्थापित किया गया है? 1947, 1948, 1949, 1950। तो आपको मालूम होगा भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को निम्नलिखित कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? वसा घुलनशील विटामिन, जल घुलनशील विटामिन, वसा घुलनशील विटामिन और जल घुलनशील विटामिन, दोनों खाद्य पदार्थ घुलनशील विटामिन। तो आपको मालूम है विटामिन को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक वसा घुलनशील विटामिन और एक होता है जल घुलनशील विटामिन। जल में आते BC और ADE के विटामिन आते वसा में। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को, जीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल आर्मी की पोधशाला किसे कहा जाता है? किस स्थान को बंगाल आर्मी की पोधशाला कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आगे भी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको वापस से देखने को मिल जाए। आपके पास ऑप्शन है कलकत्ता, ढाका, मिदनापुर, अवध। तो बंगाल आर्मी की जो पोधशाला है वो कहा जाता है अवध को, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड मेले हैं और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा युग में सही नहीं है। दद्दीमती माता का मेला गोट मांगलोद, दुलेव का मेला केसरिया जी, भरतहरि का मेला करौली, शिवरात्रि का मेला एकलिंजी। तो शिवरात्रि का मेला एकलिंजी सही है, दुलेव का मेला केसरिया जी भी सही है, दद्दीमती माता का मेला गोट मंगलोद भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है भरतहरि का मेला, जो कि यहाँ करौली लिखा हुआ गलत है, क्योंकि भरतहरि का मेला आपके अलवर जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पेपर की भी चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर निर्मित है? सतलुज, गंगा, महानदी, कोसी। तो हीराकुंड बांध है ये आपके महानदी नदी पर निर्मित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किस्म से क्वेश्चन इन्होंने पहले जो 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, यानी कि 2 जून को जो 2 पेपर हुए थे मॉर्निंग और इवनिंग, उन दोनों में पूछे थे, और उसके बाद आज वापस पूछा है जीके में कि किस्म से क्वेश्चन कि कौन सी फसल की किस्म है। जैसे कि यहाँ पूछा है चंबल 65 है, ये कौन सी फसल की एक किस्म है? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा। तो चंबल 65 आपके गेहूँ की एक किस्म है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? सांता क्रूज, कोचीन, कांडला, चेन्नई। तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में कांडला में स्थापित किया गया था, और कांडला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए हिंदी, कंप्यूटर, जीके के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी NHM के पेपर जैसे जैसे आयोजित होंगे उनका एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब एक जरूरी बात आपको बता देता हूँ पेपर को लेकर। जैसे कि आपको सभी को मालूम है पेपर का पैटर्न सभी के लिए सेम है। 2 जून से लेकर 13 जून तक जिनका भी एग्जाम है सभी के लिए पेपर पैटर्न सेम है कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। पेपर आपका 450 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग -1 की है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपने गोला नहीं भरा तब आपका 1/3 भाग काट लिया जाएगा। अब जरूरी सूचना ये है कि अगर आपके पेपर में अब नेगेटिव मार्किंग है तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो पहले हम क्या करते थे, उस क्वेश्चन को खाली छोड़ देते थे, लेकिन अब खाली छोड़ने पे भी नंबर कटेंगे। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ओएमआर शीट में इस बार 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां।
अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते कि मैं तुक्का लगा के अपने नंबर कटवाऊँ, तो आप 5वां ऑप्शन भर लीजिए, जिससे ना आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। क्योंकि अगर आपने एक भी गोला नहीं भरा तो उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। और ऐसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में ऐसा किया है, यानी कि 150 क्वेश्चन है पेपर में, इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम ऐसे संख्या हुई, यानी कि 13, 12, 11, 9, 10, उस कंडीशन में आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको खाली छोड़ने के बजाय आप उसमें 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे, ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए।